नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। जैसा कि हमने पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर हम पढ़ रहे थे इकाई तत्वों के बारे में, जिसके हमने एक शून्य के गुणों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर एक के गुण, इसके बाद में इकाई अंक ज्ञात करना और ऐसी बहुत सी चीज़ें ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एक के गुणों से। तो सबसे पहले हमने एक का गुण देख लेते हैं, यानी कि एक ऐसी संख्या है जिसमें यदि किसी संख्या को गुणा कर दे तो उस संख्या में का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी कि एक एक ऐसी संख्या होती है जिसमें यदि हम किसी संख्या गुणा कर देते हैं तो उस संख्या का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित। यानी कि इस प्रकार से एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास, जैसे एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं, यानी कि मेरे पास मान लीजिए एक उदाहरण है 15। अगर मैं 15 को एक से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका मान भी 15 आता है। यानी कि जो हमारे पास संख्या थी वो थी 15, अगर मैं उसको एक से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हमारे पास संख्या आती है 15। यानी कि इसका जो मान है वो क्या रहता है, अपरिवर्तित। यानी कि इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं 5 से गुणा करता हूँ तो वो अगर एक से, इसी प्रकार 5 आएगा। यानी कि ये जो है वो हमारे पास क्या है, एक के गुण है, एक के गुण। तो इसी प्रकार हमने जो शून्य के गुण किए थे उसके अंदर हमने कहा था कि अगर किसी संख्या के अंदर शून्य को जोड़ दिया जाए तो उसके अंदर कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होता। तो इसी प्रकार है हमने देखा कि जो एक है उसका क्या एक का गुण होते हैं। यानी कि किसी संख्या को अगर हम एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार हमने शून्य में देखा था कि अगर हम किसी संख्या के अंदर शून्य को जोड़ रहे हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो हमारे पास पहली संख्या थी और जोड़ने के बाद जो प्राप्त हुई संख्या है वो बराबर संख्या होगी। यानी कि उसके अंदर के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारे पास, क्या चीज़ होगी, ये चीज़ हो गई हमारे पास। यानी कि अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसके गुणों के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ की ओर बढ़ते हैं, जो है इकाई अंक ज्ञात करना। तो अब हम देखेंगे इकाई अंक को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, यानी कि इकाई अंक को ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे हम बार बार क्वेश्चनों को दोहराएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके इकाई अंक का हमें निर्धारण करना होगा। बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर बनते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि हम इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो दो या दो से अधिक जो अंकों वाली संख्याएं हैं, यानी कि दो या दो से अधिक, यानी कि इकाई अंक उनमें बनेगा जिनमें दो या दो से अधिक संख्याएं होंगी। यानी कि सीधी संख्या एकल है उसको तो हम इकाई संख्या कह देते हैं, या कि यदि हमारे पास कोई दो संख्या है उसको हम इकाई संख्या कहेंगे। यानी कि संख्या में इकाई अंक भी होगा, हमारे पास दहाई भी होगा, या उससे अधिक स्थान भी निर्धारण होगा। यानी कि उसमें इकाई का भी अंक होगा, दहाई का भी अंक होगा। अगर वो दो से अधिक है तो उसमें और भी अंक हो सकते हैं, जैसे सैकड़ा, हजार, 10,000। जैसे संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उन स्थानों का निर्धारण भी बढ़ता जाएगा। तो ऐसी प्रत्येक संख्या में सबसे दाईं ओर का स्थान, यानी कि ये जो हमारा जो राइट है, यानी जिस हाथ से हम ज़्यादातर लिखते हैं, आप देखोगे ये उल्टे हाथ से लिखते हैं, वो तो हो गया बायां हाथ, लेकिन जो सीधे हाथ से लिखते हैं उनको कह देते हैं दायां हाथ। यानी कि दाईं ओर से इकाई का स्थान होता है। इसको हम एक सारणी के रूप में भी बना के देखेंगे कौन सा स्थान किस प्रकार से होता है। और जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्थानों का नाम बदलता जाता है। जैसे कि हमने देखा कि जिसे आगे बढ़ेंगे उसके नाम बदल जाएंगे। जिस प्रकार हम देख लेते हैं, एक सारणी बना रखी है हमने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो भाग है वो है हमारा दायां भाग। और दायां भाग की ओर की जो संख्या थी उसको हमने कहा कि वो है हमारे पास इकाई की संख्या। तो इसको एक एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 121। अब 121 है, इसमें प्रत्येक अंक का निर्धारण करेंगे। यानी कि इससे लिए मैं मान लेता हूँ एक बार 123, यानी कि 123 संख्या मान लेते हैं। इसके लिए हम संख्या का निर्धारित करेंगे। तो हमने कहा कि जो हमारे पास दाईं ओर की संख्या है, जो हमारे पास 3 है, वो हमारे पास दाईं ओर की संख्या होगी। तो ये जो संख्या होगी वो होगी इकाई की संख्या, जैसा कि हम जानते हैं। अब उससे आगे की संख्या की ओर बढ़े, उससे आगे की संख्या की ओर बढ़े तो वो थी 2। तो 2 हमारे पास कौन सी हो गई, दाई की संख्या। तो ये हो गई दाई की संख्या। इसी प्रकार हम इससे आगे और बढ़े, यानी कि 2 से आगे और बढ़ गए, यानी कि हमें पूछ लिया ये कौन सी संख्या होगी। तो ये होगी हमारे पास सैकड़ों की संख्या, सैकड़ा। तो इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि दी मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्या दी जाए जो हो सकती है, और उसमें बोलिए कि ये किस अंक का निर्धारण करता है। यानी कि हो सकता है हमें कुछ हज़ारों के अंदर दे दिया जाए, हमारे पास हो सकता है कि अगर ये संख्या पूछ ली जाए 1 2 3 4, और हमें ये पूछ लिया जाए कि 2 किस स्थान को निर्धारित करता है, तो उसके ऑप्शन में हमारे पास कौन सा हो सकता है, सैकड़ा। यानी कि सबसे पहले संख्या होगा हमारे पास जो दाईं ओर, हमारा दाईं ओर का जो भाग की ओर संख्या है वो होगी इकाई का अंक। इसके बाद में जो अंक आएगा वो आएगा हमारे पास दहाई का अंक। इसके बाद में जो आएगा सैकड़ा, हजार, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि इस प्रकार से जो संख्याएं हैं उनका जो मान है वो हमारे पास क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। और क्या है, हमारे और बाएं ओर के जो भाग होंगे उसके निर्धारण इस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि यह संख्या जो है हमारे पास इकाई की संख्या है, अर्थात सबसे दाईं ओर का जो अंक होगा यानी कि जो अंतिम अंक होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, इकाई का अंक। तो इस प्रकार से हम जो है इकाई के अंक का निर्धारण करते हैं। यानी कि जो संख्याओं में हमारे पास दाईं ओर की संख्या है, यानी कि अंतिम जो संख्या है वो हमारे पास इकाई की संख्या होगी। तो इस भाग के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से हम इकाई अंक का निर्धारण करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं विभाज्यता की ओर, यानी कि जानेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के बारे में, यानी कि डिविजिबिलिटी के बारे में। यानी कि जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर, यानी कि इसका जो साधारण शब्दों में अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो किस प्रकार से होगा, तो ये तो हो गई भाग भाग, यानी कि हमारे पास एक है भाज्य और इसके बराबर में हमारे पास है एक भाजक और गुणा में है हमारे पास भागफल और प्लस में हमारे पास हो जाएगा शेषफल। तो इस प्रकार से शेषफल होगा। तो इस प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। यानी कि जब किसी संख्या को अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तब वह संख्या पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। यदि हम किसी संख्या के अंदर भाग देते हैं और उसके अंदर जो शेषफल है, यानी कि ये जो अगर शेषफल हमारे पास शून्य प्राप्त होता है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। और इस प्रकार पूर्ण विभाज्य होने की स्थिति विभाज्यता कहलाती है। और ये जो हमारे पास स्थिति प्राप्त हो रही है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यानी कि भाज्य अगर हमने कहा था कि अगर शून्य प्राप्त हो, यानी कि भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल, और जो शेषफल अगर हमारे पास शून्य प्राप्त होता है तो वो पूर्णतः भाज्य होगी। और यह जो विभाज्य होने की स्थिति है वो हमारे पास विभाज्यता कहलाएगी। तो ये तो एक प्रकार से परिभाषा हो गई जिसको हम, ये ज़्यादा हमारे काम में नहीं आने वाली। ये जो हमारे पास सूत्र है ये ज़्यादा काम में आने वाला है, एक बार हमने पता होना चाहिए कि वो भाज्य होती क्या है। तो अब हम विभाज्यता की जांच करेंगे, वो है 2 से। तो अब हम बात करने वाले हैं 2 से किस प्रकार से विभाजित होती है। तो यदि हम किसी संख्या को भाग दें और 2 हमारे पास शेषफल शून्य प्राप्त होने चाहिए, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो ये है कि कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसकी शर्त क्या है, एक शर्त है, यदि शर्त यह है कि यदि इकाई का अंक शून्य हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो हमारे पास ये कहता है कि विभाज्य वही संख्या होगी जिसमें शेषफल शून्य हो। यानी कि अगर शून्य होने की स्थिति ये है कि अगर हम 2 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो वह पूर्णतः उसका जो इकाई का अंक है वो शून्य आएगा। यानी कि जो इकाई का अंक अगर शून्य हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह पूर्णतः 2 से विभाजित कहलाएगी। इसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास है, अगर हमें पूछ ले 998 है वो 2 से विभाज्य है या नहीं, उसमें पूछ ले कि ये जो अगर 2 से विभाज्य है या नहीं, तो हम इसको किस प्रकार से देखेंगे। यानी कि अब हमें देखेंगे 998 और इसका जो अंतिम अंक है, यानी कि जो इकाई का अंक है वो क्या प्राप्त हो रहा है हमारे पास, वो प्राप्त हो रहा है हमारे पास 8। इसको हम देख लेते हैं कि जो हमने शर्त थी उस शर्त के अंकों में ये मैच कर रहा है। यानी कि जो 8 है वो इकाई का अंक हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, ये इसके अंदर है मौजूद है, तो हमारे पास ये यहाँ पे मौजूद है। यानी कि ये जो है वो पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि जो 2 है वो पूर्णतः विभाजित होगा यहाँ से, यानी कि पूर्णतः विभाजित होगा। इसको अगर हम मान लीजिए अगर भाग करके भी दिखाऊँ आपको, देखिए 2 से हम भाग करके देखेंगे इस संख्या को, तो सबसे पहले ये गया 4 के ऊपर, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 8, इसके बाद में हासिल बची 1, इसके बाद में यहाँ पे आ गया 9, फिर से हम करेंगे इसको, कितने पर गया 9 पे, ये गया 9 पे, यहाँ पे आ गया 18, फिर से हासिल बची 1, यहाँ से आ गया 8, फिर से गया 9 पे, ये आ गया 18। यानी कि यहाँ पे जो शेषफल है वो शून्य बच रहा है। यानी कि यहाँ पे जो शेषफल है वो शून्य बच रहा है और हमें इस प्रकार का भाग नहीं करना पड़ा, हमने डायरेक्टली कह दिया कि इस संख्या का अगर अंतिम इकाई अंक जो है वो 0, 2, 4, 6 आ रहा है, तो हमने सीधे तौर पे कह दिया कि इसका जो है वो ये क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि करने की जरूरत नहीं है।
इसी प्रकार आगे का संख्या मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी गई है 462। अगर इसके बारे में पूछते हैं तो ये भी होगा, क्योंकि इसका जो अंतिम अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है 2, तो ये भी होगा। अगर मान लीजिए हमसे पूछता है कि 461 क्या ये होगा, तो हम इसके कह देते कि ये नहीं होगा, क्योंकि यह हमारे पास इसके अंदर भी नहीं आ रहा। तो इसकी जांच भी करके देख लेते हैं एक बार। यानी कि ये है 461, इसके अंदर हम भाग देंगे 2 का। तो सबसे पहले हमने किया 2 पे, तो ये आ गया 4। इसके बाद में इस 6 को उतार लिया हमने, यहाँ पे फिर से गया 3 पे, यानी कि ये आ गया 6। और इसका जो शेषफल है वो इस प्रकार से 1 बच गया, यानी कि ये हो गया 230। इसको हम लिख सकते हैं 461 बराबर 230 गुणा 2 प्लस 1, यानी कि ये जो है वो 1 हमारे पास क्या है, शेषफल बच रहा है। तो इसको हमने बिना किसी मतलब हमें पता है कि इसका जो पूर्णतः विभाज्य होगा यदि उसका जो इकाई का अंक है वो अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर ये जो संख्याएं हैं हमारे पास नहीं होती तो ये जो है पूर्णतः विभाजित नहीं होता। जिस प्रकार हमने देख लिया कि 461 है, उसका जो इकाई का अंक है वो है 1। तो इस प्रकार से हम 2 से विभाज्य की जांच करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि 3 से किस प्रकार से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 से विभाज्य होने की शर्त क्या है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास है शर्त। तो जिस प्रकार से हमने 2 में देखा था कि उसके अंदर जो कुछ अंक आने चाहिए, इसकी जो शर्त है वो ये है कि जो कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या का योग 3 से विभक्त हो। जब संख्या का योग 3 से विभक्त हो। कहने का अर्थ है कि कोई भी इसके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है 954, और हमें देखना था कि जो है ये है या 3 से विभाज्य है या नहीं, विभक्त है या नहीं, हमें ये पूछा गया था। तो इसकी जांच हम किस प्रकार से करेंगे। इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग करेंगे, यानी कि 9 + 5 + 4। और इन तीनों संख्याओं का योग करने पर हमारे पास जो संख्या आई वो आई 18। और जो हमारे पास संख्या आई 18 हम देखेंगे वो 3 से विभक्त हो रही है। जी हाँ, अगर हम इसके अंदर अगर 18 के अंदर 3 का भाग देके देखें तो पूरी तरह विभक्त हो रही है। यानी कि ये जो है वो पूरी तरह से भाग जा रहा है, यानी कि 6 पे जाएगा, यानी कि 6 पे 18 और शेषफल का बच गया हमारे पास 0। यानी कि अगर हम कोई भी संख्या उसका योग करके देख रहे हैं तो वो पूर्णतः विभक्त हो रही है, तो वह विभाज्य होगी। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे 955 पूछा गया होता हमारे पास, और ये पूछे कि 3 से विभक्त है या नहीं, तो इसकी हम जांच कर सकते थे योग करके, यानी कि 3 + 5 + 5, और इससे हमारे पास आता 19, जो कि हमें 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। इसका एक बार और योग कर सकते थे हम, 1 + 8 करते तो वो 9, यानी कि ये जो है 3 पे पूरा भाग जाता। इसी प्रकार इसका अगर योग करें 1 + 9 तो ये होती है 10, और इसका 3 के अंदर भाग नहीं जाता। तो इस प्रकार से हमने 3 से भी विभक्त के बारे में कर दी। तो इसी वीडियो के अंदर, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आज विभाज्यता के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 4 और 5 जो संख्याएं बच गई उनके विभक्त के बारे में जानेंगे, यानी कि वो विभाज्यता की जांच करेंगे कि किस प्रकार से विभाजित होती है संख्याएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।